ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट ग्रुप वालों की है। उसका कारण यह है कि उनका साइज़ बड़ा है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उनके लिए आसान है। इसके अलावा क्या है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, ग्रुप 1 वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें क्या होता है, एस फर्स्ट ग्रुप में जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है। इनके सबके आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनके आउटरमोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहते हैं, जैसे सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। सोडियम का 11 है, 281 है, और पोटेशियम का 19 है, 2881। तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खो सकते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो भी अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन खो पाते हैं और मेटेलिक होते हैं, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर विल इंक्रीज, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन खोना हो पाता है। डाउन द ग्रुप जाने में आसानी से इलेक्ट्रॉन खोने में 2-3 फैक्टर्स मेन हैं। क्या 2-3 फैक्टर्स हैं? एक तो फैक्टर ये है कि साइज़ बड़ा होता जा रहा है। यहाँ एक ही शेल है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेल है। तो शेल ज़्यादा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। दूसरी बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रही है। आप अगर देखेंगे फ्रेंशियम में 7, ये अगर इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवन्थ शेल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि एक तो दूर हो गया, दूसरा क्या है, ये शेल्स जो अंदर वाले हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उस पर कम कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ज़्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितनी ज़्यादा होगे उतनी मुश्किल होगा बाहर वाले को खींचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बीच में कुछ लोग घूमने लगे। अब इससे हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ 6 लेयर्स के अंदर कुल लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बीच बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से भी, साइज़ बड़े होने की वजह से भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो उसमें आसान हो जाता है इसको निकालना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कहा वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गिरता है, और वो 2 हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है जी, तो ये सेकंड ग्रुप है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये वाले अल्कली मेटल्स हैं, इनको फर्स्ट ग्रुप वाले को अल्कली मेटल्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये इन्हीं 2 ग्रुप में हैं, एस वाले इन्हीं 2 ग्रुप में हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, और इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये याद रखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज they can lose electron easily, because they can lose electron easily। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को आसानी से रिड्यूस कर पाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन होगा पर दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर हम आपसे फर्स्ट ग्रुप में पूछें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है? फ्रेंशियम।
ठीक है ना। जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को खोने का, आसानी से खोने का करेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर कम होगा, और जब पी में इधर आ जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। हाँ, साइज छोटा हो जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा। बट डाउन द ग्रुप आने पे रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी बढ़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन खो पाएंगे क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जा रही है डाउन द ग्रुप। इज इट ओके? अब जो अल्कली मेटल्स हैं इनके लिए एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि वाई दे आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। अल्कली मेटल्स जो होते हैं नेचर में फ्री मतलब है प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, क्यों? ये जो हैं बहुत रिएक्टिव हैं, तो जो भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सब से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए प्योर फॉर्म में मिलते नहीं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन लूज एज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली एंड फॉर्म कंपाउंड, देयरफॉर दे आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। इनको कौन से एलिमेंट्स फ्री नेचर में मिलेंगे? जो कौन से एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में मिलेंगे, या मतलब है ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में ना मिले, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं? जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब कम रिएक्टिव हैं, तो क्या होता है कि ये नेचर में अगर कहीं ढूंढे जाएंगे तो कंपाउंड के फॉर्म में कम मिलेंगे, ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं। बट ये तो अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव हैं, तो हमेशा रिएक्टेड फॉर्म में मिलेंगे। जो लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाले होते हैं तो वो टूटे फूटे मिलेंगे, हमेशा जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। जो शांत रहते हैं वो ठीक मिल जाएंगे। तो अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनको हम कहाँ रखें? क्योंकि अगर इनको डिब्बे में रखेंगे तो भी, यस, दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि क्या है, ऑयल ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो जब ऑयल में ये होगा, मान लो इस डिब्बे के अंदर हमने ऑयल भर लिया है और इस ऑयल में सोडियम को रखा है, ठीक है, तो क्या होगा कि चारों तरफ से ऑयल है, तो ये हवा के कांटेक्ट में भी नहीं है, वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, उनसे भी रिएक्ट कर सकता था, और मॉइस्चर भी होता है, उससे भी रिएक्ट करता। तो हम इसको केरोसिन ऑयल में रख देते हैं, तो केरोसिन ऑयल में इट विल नॉट रिएक्ट विद एयर नादर विद द मॉइस्चर, तो सेफ होगा। और सोडियम सॉफ्ट होता है, अगर हम उसको मतलब है चाबी से भी काटना चाहें तो कट जाएगा, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम है, इससे ज़्यादा सीजियम है, उससे ज़्यादा फ्रेंशियम है। ये हाँ, लिथियम इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, और ये सॉफ्ट है, इनकी सबकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है, तो ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो लिथियम है, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, और मोबिलिटी सबसे कम है। हाँ, क्वेश्चन ये है वाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, वाई क्वेश्चन है ये, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज क्वाइट हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है ऊपर की साइड थोड़ी, और हाइड्रोजन में सारा तरह से घेर रखा है। हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। हाँ, वो तो एनॉमलस प्रॉपर्टी में आएगा। हमको ये कहना है कि लिथियम जो है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इट विल गेट हाइड्रेटेड, ठीक, हाँ, ये साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। और हाँ, तो पोलराइजिंग पावर इसकी हाई है, आंसर में लिखेंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ lithium is high because lithium is high because its polarizing power is high, its polarizing
power is high. That is high because its charge upon radius ratio is high. जिसका चार्ज ज़्यादा हो, साइज़ छोटा हो, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी. एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस गेट्स हाइड्रेटेड. ठीक है. हाइड्रेशन एंथैल्पी, पोलराइज करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा. हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ energy released when 1 mole of substance, when 1 mole of the substance gets hydrated. जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाहते हैं, तब ये कॉपर सल्फेट .5H2O बनता है. ये हाइड्रेटेड है, वाटर जुड़ गया तो हाइड्रेटेड है. और ये एनहाइड्रस है, जिसमें वाटर नहीं है वो एनहाइड्रस है. तो अब ये जब इस पर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल जाते हैं, इसके साथ हाइड्रेटेड हो जाता है, तो जो एनर्जी छोड़ेगा तो दैट विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी. अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स को उनको ज़रूरत पड़ती है हाइड्रेट करने के लिए. तो हाँ, LiCl में 2H2O है, MgCl2 में 8H2O है, इस LiCl में 2H2O है, कॉपर सल्फेट में 5H2O. तो अलग अलग कंपाउंड्स की अलग अलग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो लेते हैं. बट एक मोल के लिए कितने, वो जितने भी वाटर लेते हैं, एक मोल को हाइड्रेट होने में जितनी एनर्जी निकल रही है दैट इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्लियर है बच्चों? इसको उतार लो. फिर एक क्वेश्चन और है, इसी के ऊपर है, हाइड्रेशन एंथैल्पी से ही कनेक्टेड है, मोबिलिटी वाली बात आएगी. जो मतलब एल्कली मेटल्स होते हैं इनको हम बेंजीन में स्टोर नहीं कर सकते. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाँ जी. अब एक क्वेश्चन और है मेरा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी आपने देख ली, क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रेशन से कनेक्टेड है कि क्वेश्चन 2 लिख देता हूँ यहाँ पे. मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस increases in this order. Why? सो लिथियम की मोबिलिटी कम है, फिर सोडियम की ज़्यादा है, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की, फिर सीजियम की. फ्रेंशियम को ज़्यादातर हम लोग कंसिडर करते नहीं हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. सीजियम की मोबिलिटी पानी में सबसे ज़्यादा है और लिथियम की मोबिलिटी कम है. मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर. इस ऑर्डर में इनकी मोबिलिटी बढ़ रही है. ये फास्ट मूव करता है, लिथियम धीमे मूव कर रहा है. क्यों? सर बिकॉज़ हाइड्रेशन मोबिलिटी जो होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी पे होती है और लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, तो इनकी मोबिलिटी सबसे कम होती है. ठीक है. हाँ, लिथियम का साइज़ छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि छोटा सा है, चार्ज 1 चढ़ा हुआ है. छोटा सा बच्चा, इसको 1 करोड़ रुपए है और ये काफ़ी एजड है, इसके पास 1 करोड़ है. तो ये छोटा होने पे भी और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. जब इसको ज़्यादा पानी ने चारों तरफ से घेर रखा है तो इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा. इसको नहीं घेरा हुआ है. मैंने क्लास में बताया था कि अगर दिल्ली में मैं और सचिन तेंदुलकर जो दौड़ेंगे तो मैं जीत जाऊंगा
क्योंकि सचिन को तो सब लोग घेर लेंगे और मेरे को कोई जानता नहीं, मैं दौड़ता चला जाऊंगा और फील्ड में तो सचिन जीत जाएगा, अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना। तो इसको पानी ने घेर रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार क्लासेस में पेपर में पूछा भी गया है। तो इसको उतार लीजिए, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसको पहले उतार लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आंसर लिखेंगे। एज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन इज हाई as its polarizing charge upon radius ratio is high. Therefore, it is hydrated by water heavily, and its mobility decreases. इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। उतारिए, उतार लीजिए इसको। जब डाउन द ग्रुप हम आएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, तो सेकंड ग्रुप में बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर सेकंड ग्रुप में देखोगे Be2+, इसकी मोबिलिटी सबसे कम, फिर Mg2+, फिर कैल्शियम 2+, फिर स्ट्रोंशियम 2+, और फिर बेरियम 2+। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट हाइड्रेटेड होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो इसको चारों तरफ से किसने घेर लिया? पानी ने। जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो ये भारी हो गया तो भाग नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। पर इसको कम लोगों ना के बराबर घेरा हुआ है तो ये आसानी से भाग पाएगा। तो मोबिलिटी विल इंक्रीज इन दिस ऑर्डर इन सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में इस ऑर्डर में बढ़ेगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है कि वाई मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ लिथियम आर हाइड्रेटेड। लिथियम के सॉल्ट्स हाइड्रेटेड हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनके सॉल्ट्स हाइड्रेटेड नहीं मिलेंगे, ऐसा क्यों? सेम आंसर होगा कि क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी डिफरेंस में बताया कि लिथियम और अन्य अदर, उसमें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल दिया होता है, उसके ज़्यादातर लिक्विड में दूसरे उसमें होता है, बाद में तो सॉलिड में होते हैं। हाँ, अभी हम दिखाते हैं आपको जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है इसके लिए? क्वेश्चन लिखा है वाई, 22nd क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एस ब्लॉक का, पेज नंबर 306 है मेरे में। तो वो कह रहा है वाई आर लिथियम सॉल्ट्स कॉमनली हाइड्रेटेड एंड दोज ऑफ द अदर अल्कली मेटल आयंस यूजुअली एनहाइड्रस। क्वेश्चन 22 पेज आपका आ रहा है 306। क्वेश्चन है वाई, सर नई बुक में दूसरा होगा। हाँ, नई बुक में अलग हो सकता है। वाई आर लिथियम सॉल्ट्स, वाई आर लिथियम सॉल्ट्स commonly hydrated, are commonly hydrated and those of other alkali metals, and those of other alkali metals are, those of other alkali metal ions are usually metal ions are यूजुअली एनहाइड्रस। ठीक है, तो इसमें हम यही कहेंगे क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसलिए उसके सॉल्ट्स हाइड्रेटेड होते हैं। ठीक है, एज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ lithium ion is high, therefore its salts are generally hydrated। फॉर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल LiCl.2
2H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। उतार लीजिए बच्चों इसको उतार लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे। हाँ, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो से हमें पता चलता है कि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये लिथियम आयन है, कोई भी मान लीजिए नॉन पोलर है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा। जब अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये पॉजिटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये हल्का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पोलर हो गया, नॉन पोलर से पोलर हो गया, तो ये पोलराइज कर दिया इसने। तो इसलिए कहते हैं लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाई है। तो जिसकी भी पोलराइजिंग पावर हाई होगी वो ज़्यादातर हाइड्रेटेड मिलेगा क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, हाँ जी, उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ये हटा दें यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ पे रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई पोटेशियम एंड सीजियम रादर देन लिथियम इज़ यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका है फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स वाला 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। वाई पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। पोटेशियम और सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ करते हैं रादर देन, हाँ, रादर देन लिथियम, रादर देन लिथियम। तो इसमें ये कहेंगे क्योंकि पोटेशियम और सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक सेल वो होता है जिस पे लाइट जब पड़ती है तो उसमें करंट बहने लगता है। वो सेल ऐसा है जिस पे लाइट पड़ती है तो उसमें से करंट पैदा होने लगता है। तो जैसे आप देखते हैं कि सोलर सेल्स होते हैं तो उनमें ये वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल की तरह ही हैं, उन पे जैसे ही लाइट पड़ेगी उनमें थोड़ा करंट बनना शुरू हो जाता है। तो वो जब भी हो सकता है जब साइज़ बड़ा हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। लिथियम का साइज़ छोटा है, तो लिथियम का साइज़ छोटा है इसलिए इसको ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में, तो इसलिए इसको नहीं यूज़ करेंगे। जो लाइट पड़ने से ही इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकें उनको यूज़ करेंगे। तो आंसर में हम देंगे एज पोटेशियम एंड सीजियम हैव क्वाइट लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू lithium, therefore they can lose electron easily, hence they are used in photoelectric cells, photoelectric cells। ठीक है, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, तो कंटिन्यूसली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहें, तो उस तरह से उनको सेल्स में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पर लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम यूज़ नहीं कर सकते इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। 8th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन 8 NCERT का है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स। यस, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स cannot be obtained by reduction method, और एलिमेंट्स इनको रिड्यूस नहीं कर सकते, अल्कली और अल्कलाइन।
हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स, केमिकल रिडक्शन मेथड्स। तो आंसर में लिखेंगे एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर the strongest reducing agents in the periodic table, therefore they cannot be reduced by any other elements। जब उनसे रिड्यूस ही नहीं हो सकते तो फिर इनको कैसे हम केमिकल रिडक्शन से ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कॉपर सल्फेट हो, उसको जिंक से रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर कम रिएक्टिव था तो मोर रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस कर रहा था, पर ये तो सबसे रिएक्टिव तो यही है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको कौन रिप्लेस करेगा, इनको तो कोई रिप्लेस कर नहीं पाएगा। तो इसलिए दे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स। तो इनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रिक रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिड्यूस करते हैं। मेटल्स के हेल्प से इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इनको कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, ये तो खुद ही सबको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम रिडक्शन मेथड्स, केमिकल रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं। अगर सोडियम को हम पानी में डालें तो क्या होगा बच्चों? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाई टेम्परेचर पे उसमें फायर हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि जब सोडियम को अगर पानी में डाला जाए और सोडियम का टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो बम बच जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पे छोटा मोटा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन गैस फायर पकड़ लेगी। यस, क्योंकि सोडियम को जब आप पानी में डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन भी बनेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ hydrogen is low, therefore it catches fire and burns with explosion, हाइड्रोजन जब भी बर्न करता है एक्सप्लोजन के साथ बर्न करता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसीलिए हमें मालूम भी है कि हाइड्रोजन इज़ ए वेरी गुड फ्यूल, बट हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं डेली लाइफ में एज ए फ्यूल, क्योंकि इट बर्न्स विद एक्सप्लोजन। तो इस पर रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी इसको फ्यूल की तरह यूज़ करने की टेक्निक हमें जब मालूम पड़ जाएगी तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, जो अभी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस, तो और वो हमें मालूम है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो हाइड्रोजन तो बहुत बढ़िया रहेगा, हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन में वाटर बनेगा, वाटर को तोड़ो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, तो हमारी जो एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो बहुत सारे देशों के पास तेल है और बहुत के पास नहीं है, तो जो परेशान हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम हाइड्रोजन को फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाइड्रोजन बर्न्स विद एक्सप्लोजन, अभी ये प्रॉब्लम है। तो उसको कंट्रोल करके हम चाह रहे हैं कि वो उसको डेली लाइफ में हम यूज़ कर पाएँ। तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी आ जाएगा कुछ ना कुछ तरीका इसको यूज़ करने का, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि सोडियम को पानी में डालें तो आप कहेंगे दिस रिएक्शन कैन बी वायलेंट बिकॉज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड में कैच फायर एंड हाइड्रोजन में बर्न विद एक्सप्लोजन, ठीक है। ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है जी। क्वेश्चन यूँ भी पूछा गया है कि अगर सोडियम में आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्यों नहीं बुझाएंगे? क्योंकि और एक्सप्लोजन होगा, पानी डालोगे और हाइड्रोजन बनेगा, टेम्परेचर हाई होगा, वो और एक्सप्लोजन करेगा। तो क्या डालो? रेत डाल दो, सैंड डाल दो,
सैंड डालने से, और सैंड डालने से उसको चारों तरफ सैंड जब घेर लेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है जी, पानी नहीं डालना चाहिए, हर केस में पानी से आग नहीं बुझाई जाती है। ठीक है जी, हाँ जी। ये जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इनका रिड्यूसिंग पावर हाई होती है, और इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, उसको हम ई नॉट के टर्म्स में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो इस पर एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम इसको क्वेश्चन 3 कह लेते हैं अपने मन से। द ई नॉट फॉर Cl2/Cl माइनस इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। ठीक है, फॉर I2/I माइनस इज 0.53 वोल्ट। फॉर सिल्वर आयन Ag इज इक्वल टू 0.79 वोल्ट, और सोडियम आयन का दिया हुआ है माइनस 2.71 वोल्ट, और लिथियम आयन का दिया हुआ है माइनस 3.04। ठीक है, और फिर कह रहा है अरेंज दीज आयनिक स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। आप क्वेश्चन ये है कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, तो आप समझिए जिसकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा। जिसकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा, और जिसकी कम नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो रिड्यूसिंग पावर, हम इसको ऊपर वाले को हटा रहे हैं, हाइड्रोजन वाले को। The species which has more negative reduction, more negative E naught value, that is reduction potential, value will lose electron more easily and hence act as stronger reducing agent. Therefore lithium ion is strongest reducing agent. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अरेंज दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा लिथियम आयन की रिड्यूसिंग पावर है, उसके बाद कौन है, सोडियम। ठीक है, फिर आयोडीन आ गया, फिर आयोडीन के बाद सिल्वर आ गया। ठीक है, सिल्वर आयन के बाद कौन आएगा, फिर क्लोरीन Cl2। उतार लो जी। रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे ज़्यादा होगी जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकता है, और अगर ई नॉट वैल्यू दी हुई है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जिसकी ई नॉट वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। उतार लीजिए, ये इसमें लगा देना चार्जिंग।
हो गया बच्चों? यस, ई नॉट नेगेटिव का मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो कम मेटेलिक है। पेपर में डायरेक्ट यही पूछेंगे लिक्विड अमोनिया तो होगा, तो ऐसे ये पूछ सकते हैं। ओके जी, सबने उतार लिया इसको? अब जो लिथियम है वो एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है। बिकॉज़ हाई पोलराइजिंग पावर और एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे बोरॉन है, ठीक है। तो इनको, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से। तो जो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो सेकंड ग्रुप के पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सब एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं सेकंड पीरियड। और साइज छोटा होता है और हाई पोलराइजिंग पावर एंड एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ हाई होती है। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, हाई होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और डी ऑर्बिटल नहीं है। ये बात लिख लो। द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो एनॉमलस प्रॉपर्टीज। एनॉमलस मतलब अपने ग्रुप से प्रॉपर्टीज़ अलग दिखाते हैं। लिथियम अपने ग्रुप से थोड़ा अलग है, बेरिलियम अपने ग्रुप से, बोरॉन अपने ग्रुप से, ठीक है, तो वो एनॉमलस हो गया। द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो एनॉमलस प्रॉपर्टीज बिकॉज नंबर 1 their sizes are small, their charge upon radius ratio is high, their charge upon radius ratio is high, ठीक है। इसी की वजह से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसी की वजह से लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट है दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो दे कैनॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को बड़ा नहीं कर पा सकते। तीसरी बात क्या है कि देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाई, their ionization enthalpies are high, ठीक है जी। ये तो क्लियर है, इसमें मिल रहा है। their ionization enthalpies are high। ये जो भी हैं सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप में एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि साइज़ छोटा है और डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जब साइज़ छोटा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पीज हाई हैं, ठीक है जी। तो लिथियम क्या एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है? सर लिथियम की एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज होता है, हाँ। सेकेंडली हाई पोलराइजिंग पावर, ये तो गिवन। यस, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है औरों से अपने ग्रुप में, ठीक है। लिथियम थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। ये उतार लिया, इसको जल्दी उतार लो। ये एनॉमलस प्रॉपर्टीज़, अगर पूछा जाए लिथियम एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है तो ये तीनों पॉइंट्स आएंगे। और इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि एक दो एग्जाम्पल दो एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम की, तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम, ठीक है। पहला पॉइंट लिख दीजिए कि इट इज़ मच हार्डर, लिथियम इज़ मच हार्डर, much harder, its
melting point and boiling point are higher than other alkali metals, from ethanol reaction with ethanol. और अल्कली मेटल से वो हाई हैं, ठीक है जी। और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज़ मच हायर, और अल्कली मेटल से यस ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। और सॉल्ट्स ऑफ लिथियम आर हाइड्रेटेड, आर जनरली हाइड्रेटेड, और क्या सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं है, एग्जाम्पल LiCl.2H2O, ठीक है, उतार लीजिए। कार्बोनेट जो होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म whereas other are obtained in solid form. और एक पॉइंट और लिख लेंगे कि लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स लिथियम ऑक्साइड, गिव्स लिथियम ऑक्साइड, whereas other alkali metals, whereas other alkali metals give nitrite। इसको उतार लो, फिर इसका रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट तो उतार लिए होंगे, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। LiNO3 को अगर हीट करोगे Li2O प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 4 लगता है यहाँ पे। और अगर सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे, ठीक है, तो इसमें ऑक्साइड नहीं बनेगा, NaNO2 बनेगा, 4NO2, ठीक है, NaNO2 बनेगा और O2 बनेगा, ये इसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्रेट है। बात समझ में आ रही है। और नाइट्रोजन के केस में भी 4 हो जाएगा, और देख लीजिए सब बैलेंस हो गए 12, तो ठीक है। सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे NaNO2 प्लस O2 बनेगा, इसमें NO2 नहीं बनेगा, NO2 ब्राउन गैस होती है, ठीक है, इसको जब हीट करोगे तो ब्राउन गैस निकलेगी लिथियम के केस में, इसमें नहीं निकलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है, तो ये जो इसके साथ ऑक्साइड बन जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। उतार लीजिए बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हमने अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट किया है और ब्राउन गैस निकल रही है, तो बताओ कौन सा हो सकता है? वो लिथियम नाइट्रेट ही होगा, क्योंकि उसके केस में NO2 गैस निकलती है, औरों के केस में नहीं निकलेगी। हाँ जी, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए इसको जल्दी से। लिथियम किसी के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है क्या? मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ पे बोरॉन है, तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है और बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम है। बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ और लिथियम की मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दोनों डायगोनली रखे हुए हैं, ठीक है। ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है, ये सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में है, ये सेकंड ग्रुप में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलर हो गई हैं। क्यों? सर इसका क्योंकि हम राइट में तो साइज छोटा होता है, ज़्यादा तो बड़ा होता है, तो Li और Mg का जो साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, सिमिलरली बेरिलियम और एल्युमिनियम का होता है। इसका कारण ये है कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ बड़ा हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो छोटा हो रहा है, तो डायगोनल पे सेम रह जाता होगा, तो उसकी वजह से लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती हैं, वैसे ही बेरिलियम और एल्युमिनियम की हो जाती हैं। और इनमें क्या होता है कि
लिथियम की देखिए मैग्नीशियम से कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती हैं, तो वो हमने देखा है कि लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो देखेंगे तो क्वाइट सिमिलर आता है, और दोनों ही हार्ड हैं। लिथियम अपने ग्रुप में, मैग्नीशियम अपने ग्रुप में, दोनों ही हार्ड हैं, और दोनों ही जो हैं इनके जो क्लोराइड्स होते हैं हाइड्रेटेड होते हैं। LiCl.2H2O होता है, MgCl2.8H2O होता है। दोनों ही के हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स क्लोराइड्स हाइड्रेटेड है, और इथेनॉल में दोनों ठीक मिक्स है। होते हैं। और ये जो हैं लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल हैं इथानॉल में, हाँ क्योंकि इनमें थोड़ा कोवेलेंट नेचर है। हाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज विच शो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। सेम प्रॉपर्टी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं दोनों जने, वो आपको बात करनी पड़ेगी कि आप कहेंगे लिथियम और मैग्नीशियम बोथ आर हार्डर एंड देयर क्लोराइड्स आर हाइड्रेटेड, ठीक है, एंड देयर क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन इथानॉल। इन्हीं के हैं, बट और जो एलिमेंट बेरिलियम के नीचे है, मैग्नीशियम के नीचे और हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, जबकि ये अलग अलग ग्रुप में हैं। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं कि इनकी डायगोनल रिलेशनशिप है, इनकी डायगोनल। ये NCERT में लिखा हुआ है जो बात मैंने बताई है आपको, बोथ आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है। और दोनों के जो क्लोराइड्स हैं और दोनों के क्लोराइड्स हाइड्रेटेड होते हैं, और दोनों के क्लोराइड्स सॉल्युबल इन इथानॉल भी हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप एंड व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज सिमिलर बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो वो आप इसमें बताएंगे। हाँ 8 होते हैं। हाँ जी ठीक है जी, कुछ समझ में आया? हाँ, तो इसके जो डायगोनल रिलेशनशिप वाले मेन पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप वाले मेन पॉइंट्स: सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ब्रैकेट में लिख देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, पहला बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर members of their groups अपने अपने ग्रुप्स में लाइटर और हार्डर है। नंबर 2, LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol. Number 3, LiCl and MgCl2 are deliquescent and hydrated. डेलिक्वेसेंट जो हवा में से मॉइस्चर को घेर लेते हैं, LiCl.2H2O है एंड MgCl2.H2O, ठीक है। तो ये इनकी डायगोनल रिलेशनशिप भी शो कर रहा है। सर इनके ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है जी बच्चों, उतार लीजिए इसे, यहीं तक रखते हैं।